प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए आज के व्याख्यान अध्ययन में, आज के व्याख्यान मंथन में आप सभी को भी मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आज के व्याख्यान मंथन में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता एवं छद्म कोटि की अभिक्रिया है तथा उनसे जुड़े हुए जटिलतम उदाहरण एवं क्रियाविधि। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से, भौतिक रसायन विषय से, अध्याय पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। आज के व्याख्यान अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता एवं छद्म कोटि की अभिक्रिया है महत्वपूर्ण विषय है। आज के ये विषय इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय से जुड़े हुए हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में उक्त विषय से संबंधित अनेकों सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से भी जुड़े हुए कुछ अहम सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के व्याख्यानों को प्रारंभ करने से पूर्व अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता एवं छद्म कोटि की अभिक्रिया है क्या होती है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अभिगृहित हम रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए हैं। विगत वीडियो में हमने सुपरिभाषित किया था, पुनः उन तमाम उस समस्त महत्वपूर्ण अभिगृहितों, पदों, परिभाषाओं को संक्षिप्त में मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। आज के व्याख्यान प्रारंभ करने से पूर्व विगत व्याख्यान रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ इस तरह से पुनः दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, तीनों महत्वपूर्ण पदों का रासायनिक बल गतिकी में क्रिया कारकों, क्रियाफलों के संरचनाओं, क्रियाविधि एवं सांद्रता के समय के सापेक्ष परिवर्तन एवं उसके निर्माण में, बंध बनने में, बंध टूटने में, स्थायित्वता के निर्माण में, क्रियाफलों के स्थायित्वता के निर्माण में उक्त तीनों पद अहम किरदार निभाते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल उन परमाणुओं, अणुओं, क्रियाकारी सक्रिय पदार्थों की संख्या को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है, जो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की हो सकती है, द्वितीय कोटि की हो सकती है, तृतीय कोटि की हो सकती है, शून्य कोटि की हो सकती है और भिन्नात्मक कोटि की भी हो सकती है। उक्त अभिक्रिया की कोटि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के दृष्टांत हमने विगत व्याख्यानों में सुपरिभाषित किया था। उक्त के अलावा अणुसंख्यकता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उन तमाम, उस समस्त पदार्थों के आणविक स्पीशीज के परमाणुओं की संख्या को निरूपित करता है, जो उस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री का निर्धारण करता है। अणुसंख्यकता एकाणुक प्रकार की हो सकती है, द्विअणुक प्रकार की हो सकती है, त्रिअणुक प्रकार की हो सकती है, लेकिन अणुसंख्यकता शून्य प्रकार की नहीं हो सकती। इसके साथ साथ अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मध्य
एक महत्वपूर्ण अभिग्रहित यह भी था, सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। एक सामान्य सिद्धांत जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं, उक्त से संबंधित हमने रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए उस विगत रासायनिक बलगतिकी से जुड़े वीडियो में हमने दोनों का संयुक्त रूप से एक साथ दृष्टांत भी हमने सम्मिलित किए थे अपने व्याख्यानों में, जिसमें एकाणुक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हमने एक महत्वपूर्ण उदाहरणों की सहायता से, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड का विघटन, सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन, इन विशेष परिस्थितियों में इन दोनों ऑक्जेलिक एसिड का विघटन और सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एकाणुक कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एकाणुक अणुसंख्यकता के मान को प्रदर्शित करता है। जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के इकाई घात के समानुपाती होता है। साथ ही एकाणुक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सुपरिभाषित करने में उसकी स्टोइकियोमेट्रिक में एक अणु उपस्थित होता है। इसके अलावा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। और द्विअणुक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके स्टोइकियोमेट्रिक निर्धारण में दो अणु उपस्थित होता है। इसमें हमने दृष्टांत के रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मोलों का निर्माण करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का आपस में क्रिया करके H2 और I2 का आपस में क्रिया करके ट्वाइस HI का बनना, इसके साथ ही एस्ट्रो का साबुनीकरण की अभिक्रिया है। संयुक्त रूप से सामान्य रूप से द्वितीय कोटि की और अणुसंख्यकता के रूप में हमने सुपरिभाषित किया था। इसके साथ ही तृतीय कोटि की अभिक्रिया के रूप में हमने तृतीय कोटि की अभिक्रिया वो भी क्रियाएं होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। त्रिअणुक वो अभिक्रिया होती है जिसके स्टोइकियोमेट्रिक निर्धारण में तीन अणु उपस्थित होते हैं। फेरिक क्लोराइड का स्टेरस क्लोराइड की सहायता से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण संयुक्त रूप से हमने सुपरिभाषित किया था। संक्षिप्त में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता को मैं कुछ सामान्य दृष्टांत के माध्यम से इस तरह से सुपरिभाषित करना चाहता हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई सक्रिय अणु है, स्पीसीज है, उन तमाम अणुओं की संख्या का यदि हम योग करें तो वह उस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाएगा। सक्रिय अणुओं, परमाणुओं, स्पीसीज का जो फिगर आता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान को दर्शाता है, परिवर्तित करता है, सांद्रता को परिवर्तित करता है, वो उस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। इसके साथ ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि सक्रिय और निष्क्रिय उन तमाम अणुओं, परमाणुओं की संख्या का यदि हम योग करें तो वो उसकी रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्रिक मान को दर्शाता है। अब सवाल हमारे पास में ये खड़ा होता है कि जब ऐसे परमाणु, अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में जिनमें निष्क्रिय भूमिका होती है, जब निष्क्रिय भूमिका होती है तो ऐसे अणुओं, परमाणु अथवा पदार्थों को उक्त रासायनिक अभिक्रिया से हम क्यों नहीं विलोपित कर देते। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम ऐसे निष्क्रिय पदार्थों को, क्रियाकारी अणुओं को यदि हम उक्त रासायनिक अभिक्रिया से यदि हम विलोपित करते हैं, ऐसी स्थिति में क्रियाकारी पदार्थ एवं क्रियाफलों में उपस्थित परमाणुओं की रस समीकरण, उनकी संख्या बाधित होगी, असंतुलित होगी, उनके सामर्थ्य असंतुलित होगी। ऐसी स्थिति में निष्क्रिय अणु अथवा परमाणु की संख्या को हम विलोपित नहीं कर सकते। इसके बाद में हमारे पास में अब बारी आती है छद्म कोटि की अभिक्रिया है। छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के अतिरिक्त इसके पूर्व में हमने
शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में एक प्रमुखता से हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में क्रिया करके स्थिर दाब जल तल के ऊपर सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण शून्य कोटि की अभिक्रिया की वैधता को प्रमाणित करता है। उक्त को हमने क्रिया विधि के आधार पर हमने सुस्पष्ट किया था। H2OCl2 का आपस में क्रिया करके ट्वाइस HCl का निर्माण करना, यदि उक्त अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण है, ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति होती है। शून्य कोटि से जुड़े हुए जो दृष्टांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया को सुपरिभाषित करने के उपरांत अब बारी आती है उनको प्रदर्शित करने की कि उक्त रासायनिक अभिक्रिया में उक्त रासायनिक शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। ऐसी स्थिति में शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अणुसंख्यकता का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो साम्य उत्क्रमणीय साम्य स्थिति में या उत्क्रमणीय चिन्ह के ऊपर शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते समय K0 जो है उसमें वर्णित करना होता है और हमें सिद्ध करना होता है कि उक्त अभिक्रिया शून्य कोटि की कैसी होती है। H2OCl2 में जो सूरज के प्रकाश में विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े वीडियो में हमने ये बताया था कि जब विशेष परिस्थितियां हम काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, ऐसी स्थिति में H2OCl2 की सांद्रताओं के मान जो है धीरे धीरे आप देखेंगे शनय शनय जो कम होते हैं और HCl का निर्माण होता है। HCl का जैसे निर्माण होता है HCl तुरंत बना और बनने के उपरांत पुनः जो है आपको उसका विघटन शुरू हो जाता है और H2OCl2 का जो प्रारंभिक सांद्रता में जो कमी प्रेक्षित की गई थी पुनः H2OCl2 की सांद्रता में वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। H2OCl2 से ट्वाइस HCl का निर्माण में HCl का निर्माण H2OCl2 की सांद्रताएं घटती है, कमी प्रेक्षित की दर की जाती है, लेकिन इकाई आयतन में पुनः HCl का जो विघटन होता है उसमें H2OCl2 की सांद्रताएं जो है पुनः वृद्धि हो जाती है। या ठीक इसी तरह से आप देखेंगे निर्माण और विघटन दोनों प्रक्रियाएं जो है एक साथ में चलती है, संपन्न होती है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे किसी पानी के कैंपर में या पानी के टैंकर में जब ऊपर से हम किसी भी पानी के कंटेनर या टैंक को जो पानी से भरते हैं और नीचे से जो है पानी को हम प्रयोग में लेते हैं उसका बहाव होता है, तो भरना, पानी का भरना उस टैंक में या कैंपर में और इसके साथ साथ पानी का बहाव दोनों प्रक्रियाएं दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में टैंक जो है खाली भी होता रहता है और टैंक जो है पानी से खाली होने के साथ साथ जो है उसका पानी का जो निष्कासन या पानी का जो बहाव भी दोनों प्रक्रियाएं भरने की और आप देखें बहाव की दोनों की प्रक्रियाएं जो एक साथ संपन्न होती है। तो हम कह सकते हैं टैंक खाली भी होता रहता है और आप देखेंगे टैंक को ऊपर से पानी की भरने की जो प्रक्रिया वो भी एक साथ संपन्न होती है। तो ठीक उसी तरह से H2OCl2 आपस में क्रिया करके ट्वाइस HCl का जो निर्माण करते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। इसके अलावा हमने अमोनिया का विघटन, HI का विघटन, टंगस्टन और AU की उपस्थिति में हमने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को जो है विस्तार से जो इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं जो है उन भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाओं में प्रिय विद्यार्थी हमने विगत व्याख्यान में हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में रूपांतरण का एक विशिष्ट उदाहरण हमने कक्षा में अपने व्याख्यान में इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि हाइड्रोजन जो पैरा होता है हाइड्रोजन ऑर्थो में जो रूपांतरण होता है ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया क्यों होती है। तो अभी फिलहाल मैं आपसे इतना कहूंगा कि हाइड्रोजन पैरा और हाइड्रोजन ऑर्थो का जो रूपांतरण होता है
उक्त अभिक्रिया में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के ये इसमें क्रियाविधि के आधार पर जो है ये दो पदों में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें जो वेग निर्धारक पद होता है उन वेग निर्धारक पद के साथ साथ उसमें हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लागू करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान नियम लागू करने के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों उसमें हमने साम्य स्थिरांक कैसे का मान परिकलित किया था और तद अनुरूप हमने जो है ये सिद्ध किया था, ये प्रमाणित किया था कि भिन्नात्मक कोटि की जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं की कोटि में हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में रूपांतरण 3/2 के रूप में प्रेक्षित किया था। और इससे जुड़े हुए छठम कोटि से जुड़े हुए आने वाले व्याख्यानों में एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे, रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए छठम कोटि की अभिक्रियाएं। फिलहाल इतना ही, आप रखें अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, नमस्कार।